इस विशेष श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मातृत्व हर स्त्री की आकांक्षा होती है और माँ बनना सबसे बड़ा सुख। लेकिन आधुनिक जीवन में ये एक समस्या बनती जा रही है जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बड़ी उम्र में विवाह, एकल परिवार, बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के चलते परिवार नियोजन के साधनों को अपनाकर बच्चे के जन्म को और भी देर तक आगे बढ़ाना, और शायद वातावरण में जो बदलाव हो रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है। ये मेरा अपना विचार है, लेकिन इस बारे में हम जानते हैं लेप्रोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर विनम्र जैन से, जिन्होंने MRCS किया है लंदन से, जो एक विशेष डिग्री है, और एक विशेषज्ञ के रूप में आपने अब तक 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं। तो मैं डॉक्टर विनम्र जैन का इस बातचीत के लिए स्वागत करती हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार निर्जा जी, थैंक यू। तो आज हम बात करना चाह रहे हैं इनफर्टिलिटी, या जिसे आम शब्दों में बांझपन कहा जाता है। जी हाँ। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके इलाज के लिए बेहतर तरीका क्या है, कृपया बताएं। जी मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहूँगा निर्जा जी कि मैं बांझपन का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जी। मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। बांझपन में लेप्रोस्कोपी सर्जरी का क्या योगदान हो सकता है, इस पे मैं ज़रूर प्रकाश डालूंगा। ज़रूर बताएं। बांझपन क्यों होता है, ये तो अनेक कारण हैं। बांझपन के अपने एक्सपर्ट्स हैं। जिन्हें भी बांझपन है उन्हें बांझपन के एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट और गायनोकोलॉजिकल डॉक्टर्स की सलाह मशवरा लेनी चाहिए जी। और उनकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। कुछ कंडीशंस बांझपन की ऐसी हैं जो सर्जिकली करेक्टेबल हैं, मतलब ऑपरेशन करके उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जिससे कि बांझपन को ख़त्म किया जा सकता है और इनफर्टिलिटी से निजात पाई जा सकती है। जी। तो लेप्रोस्कोपी की आधुनिक जो तकनीक है वो कैसे मददगार साबित होती है? सबसे पहले जो लेप्रोस्कोपी की टेक्निक है उसे हम डायग्नोस्टिक या एक्सप्लोरेटरी लेप्रोस्कोपी कहते हैं। जी। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है ढूंढने बावत। लेप्रोस्कोपी, जो लेप्रोस्कोपी टेक्निक पे हम बात कर रहे हैं, मतलब पेट के अंदर एक दूरबीन डालना जिसके आगे कैमरा है, जिसके आगे लाइट है, जिससे कि वहाँ प्रकाश आ रहा है और कैमरे से एक मैग्नीफाइड व्यू आ रहा है। तो हम पेट के अंदर डाल के बच्चेदानी, ओवरीज, ट्यूब और बाकी चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं कि किन कारणों से इन्हें माँ बनने में असुविधा हो रही है। जी। इसे हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं। साथ में इनकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक्ड होती हैं। एक ये कॉमन समस्या है कि यूट्रस और ओवरी, यूट्रस बीच में होता है, ओवरी किनारे होती है और इन दोनों के बीच में हमारी ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब। काफ़ी कॉमनली ये पाया जाता है कि ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और इस ब्लॉकेज के कारण से ओवा, अंडा, यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बांझपन बना रहता है। जी। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी पेट के अंदर डाल के इन सभी चीज़ों को देख सकती है। साथ में एक डाई टेस्ट, मतलब नीचे से दवा डाली जाती है और वो दवा यूट्रस से होकर ट्यूब से बाहर आती है। ये हम देख सकते हैं। दवा नीले रंग की होती है और जिनकी ट्यूब खुली होती है उसमें बिल्कुल नीले रंग का पानी बहने लगता है, मतलब ट्यूब खुली हुई है। तो डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी विथ डाई टेस्ट इस प्रोसेस को कहते हैं, जो कि इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारणों को ढूंढने में हमारी मदद करती है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। ज़रूर। कि ये प्रोसेस कैसे होती है जी। और कैसे हम वो डाई स्टडी कर सकते हैं। आप देखना चाहेंगी? चाहूँगी। ये बच्चेदानी है। जी। उसके बगल से जो सफ़ेद दो दिख रहे हैं ये हमारे अंडाशय हैं।
जी। और उन दोनों के बीच में जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। सो बीच में बच्चेदानी बड़ी सी, दोनों सफ़ेद हमारे ओवरीज या अंडे, और बीच का ट्यूब का स्ट्रक्चर। सो हम इन सभी चीज़ों को बारीकी से इनकी बीमारियां ढूंढ सकते हैं लेप्रोस्कोप डालकर। साथ में जैसे मैंने कहा कि डाई टेस्ट करते हैं, नीचे से बच्चेदानी का जो मुंह है जो वेजाइना में खुलता है वहाँ से दवा डालते हैं और उस दवा का फ्लो देखकर हम ये बता सकते हैं कि आपकी ट्यूब खुली हुई है या बंद है। और जिस नीले पानी की आपने बात की वो भी नज़र आ रहा है इसमें। जी जी, थैंक यू। तो अगला सवाल ये है कि मैंने मैमेक्टॉमी करके कुछ सुना है। जी हाँ। तो वो क्या है और उसके तहत कौन सी सर्जरी या ऑपरेशन किया जाता है? जी, ये एक दूसरी कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से माँ बनने में असुविधा होती है और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। मायोमा का मतलब होता है यूट्रस में पाए जाने वाली गांठ का नाम। जी। अब यूट्रस में इस तरह की गांठ पड़ जाती हैं जिसकी वजह से यूट्रस में माँ बनने में असुविधा होने लगती है। यूं कहें कि वो गांठ आपको माँ बनने नहीं देती। जी। सो ऐसे में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक बड़ा रोल है जहां पर दूरबीन पद्धति से यूट्रस को खोलकर उस गांठ को बाहर निकाला जा सकता है और फिर यूट्रस को बंद किया जा सकता है बिना यूट्रस को क्षति पहुंचाए। ओह। इसे हम लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टॉमी कहते हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिना किसी नुकसान के जी हाँ। उसके अंदर जो कुछ तैयार हो रहा है या हुआ है उसको आप निकाल सकते हैं और उसको पूर्ववत अवस्था में ला सकते हैं। जी हाँ। तो और ये मेरे अनेक ऐसे मरीज हैं जिन्हें इस गांठ को निकलवाने के बाद मातृत्व या संतान सुख प्राप्त हुआ। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। और यानी इसके मायने ये हुए कि आप कुछ चीज़ों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी के द्वारा। जी हाँ। जो आधुनिक तकनीक है जिसको हम कह रहे हैं। जी हाँ। तो ये एक मेरे ख्याल से वरदान है विज्ञान का। बिल्कुल। और ऐसा वरदान जो आपके पास है और आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये आधुनिक तकनीक है, विकसित तकनीक है और आपके अस्पताल में यानी शहडोल में अमृता हॉस्पिटल में इसका उपयोग किया जाता है और आप इसके विशेषज्ञ हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऐसे डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह जाकर अपनी इन समस्याओं का इलाज करवाएं, उसका समाधान ढूंढें और एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करें। तो डॉक्टर साहब, और भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर जब इस तरह की केसेस होती हैं और आप उनको ठीक कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि माँ बनना एक बहुत अलग बात है, बहुत बड़ा सुख है। और वो सुख अगर किसी कारणवश प्रकृति के कारण नहीं मिल पाता है तो उसे आप देने में सहायता करते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए आपकी सहायता होती है। तो आपको तो बहुत बड़े आशीर्वाद मिलते हैं ऐसे लोगों के जो आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक और बात मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि आपने MRCS किया है लंदन से। जी हाँ। और जितना मुझे पता है कि आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप दुनिया भर में कहीं भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, वहाँ जाकर पढ़ने के बाद, वो डिग्री पाने के बाद भी आपने ये सोचा कि मैं अपने गांव वापस जाकर वहाँ के लोगों की सेवा करूं या वहाँ के लोगों के लिए काम करूं। हाँ। तो ये जो सोच है आपकी, ये आप में कहाँ से आई है? माता पिता से। मेरे माता मेरे पिता दोनों डॉक्टर जी, जो कि उमरिया में रहे और 50 साल उनने सेवाएं दी। और वो जो दुआएं आप कह रही हैं ना, वो जो उन्हें दुआएं मिली जी, जो जिन दुआओं की वजह से वो हमेशा खुश रहे, हम लोग आगे बढ़ सके और एक ओवरऑल हमारी हैप्पी फैमिली रही।
बहुत रेस्पेक्टफुल फैमिली रही। जी। ये जो एक दुआ है इसका एक अलग ही आकर्षण है। मैंने बड़े सारे शहरों में काम किया है, बम्बई में, अहमदाबाद में, लंदन में, पर मुझे कहीं ना कहीं ये आत्मीयता, ये रेस्पेक्ट और ये लगाव, ये दुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ मुझे नहीं मिली। जी। ये बहुत बड़ा कारण हुआ मेरे अपने ज़मीन में लौट के आने का। वाह। दूसरा, ये तो मेरा अपना स्वार्थ हुआ। दूसरा कि मुझे लगा कि मैं पढ़ लिख कर ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी को अगर अपने एरिया में लाऊं और वहाँ पर अपने लोगों को इससे लाभान्वित करूं, तो ये मेरे लिए बहुत सुखद होगा। साथ ही मेरे माता पिता का ये जो सपना है उसे पूरा करूंगा। ये कह लीजिए पहली और आखिरी ख्वाहिश होती है जी। कि वो अपने माता पिता के नज़रों में नाम रोशन करें और अपनी माता पिता के नज़रों में रेस्पेक्ट, इज्जत पाएं। वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब बात हुई माता पिता की और संतान की, तो जब आपके पास इस तरह की केसेस आती हैं इनफर्टिलिटी से संबंधित और लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन की वजह से वो सक्सेसफुल कंसीव कर पाती हैं महिलाएं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास उन बच्चों को लेकर वो महिलाएं आई हैं? इतना सुखद लगता है हाँ जब वो गर्व से कहती है जी कि बेटा आप इन्हीं के हाथों से आए। ऐसा सृजनकर्ता महसूस होता है जबकि मैं हूं नहीं। हाँ। हम्बलनेस भी आती है, झेप भी लगती है और साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन और एक ग्लोरी भी महसूस होती है। एक प्राइड अंदर आता है कि भाई पढ़ने लिखने और लोगों की मदद करने का ये रिस्पॉन्स हाँ मुझे मिल सकता है। वाह, क्या बात है। और एक बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, जो मुझे लगी ऐसी कि ये जो कारण है इनफर्टिलिटी के, जो हमने बात की जिस पर, तो उसमें वातावरण जो है या पर्यावरण जो है या हमारे आसपास का जो माहौल है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है या कैसा उसका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर? सब बातों की अगर एक शब्द में परिभाषित करना चाहें तो वो है लाइफस्टाइल। ये जो पुअर लाइफस्टाइल है हमारी जी, जिसमें हमारा खान पान, आचार विचार, उठना बैठना, सोना जागना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। ये जो डिस्टर्ब हुआ है आधुनिकरण के कारण, ये बहुत बहुत बड़ा कारण है इस तरीके के इनफर्टिलिटी को लाने। ये जो बातें हैं जो हम कर रहे हैं, तो जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका कारण ये हुआ कि हम अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण भी कर रहे हैं। अपनी सोच हमारी बदलती जा रही है, जिसके चलते हम अपनी पुरानी बातों को भूलते जा रहे हैं जो साइंस ने हमें बताई हैं या जो कुछ अलग तरीके से हमारे घरों में सालों साल चलती आ रही हैं। तो ये एक वजह है कि हम ये भूल रहे हैं। इसीलिए हमारी साइंस ये मानती है कि इसे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ को हम डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं कि जितना मनुष्य सिविलाइज्ड होकर आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब जंगल से मकान और मकान से अब चांद पे जाने की बात कर रहा है, मार्स में घर बनाना चाहता है, तो जितना हम जमीन जंगल से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये डिजीज़ ऑफ सिविलाइजेशन लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ रहा है और ये उसका साइड इफ़ेक्ट है कि हमें इस तरीके के रोगों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि हम आधुनिकता की दौड़ में थोड़ा सा रुक कर सोचें, अपनी जड़ों की ओर लौटें, सोचें हमारे संस्कार, हमारी परंपरा को एक बार फिर से उस पर विचार करें, जो चीज़ें अच्छी हैं उसे अपनाएं, नई बातों का विरोध बिल्कुल नहीं है, ज़रूर अपनाएं। विज्ञान है, आधुनिक तकनीक है, उसे सीखें, उसे अपनाएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी पुरानी बातों का भी अवश्य ध्यान रखें ताकि हम कम से कम समस्याओं का सामना करें। और डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह के ऑपरेशन के बाद
महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर आपके पास आती हैं और कहती हैं कि ये आपकी देन है, आपकी वजह से हम इस सुख को पा सके हैं, आपके ऑपरेशन की वजह से, तो जो सेटिस्फैक्शन, जो गर्व आपको महसूस होता है वो तो है ही, लेकिन हमें जिस बात का गर्व है वो ये है कि आपने नन्ही छाँव नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है, एक पहल शुरू की है, जिसमें आपके यहाँ से जब छोटा बच्चा जाता है तो उसके साथ आप उसके परिवार को एक छोटा सा पौधा भी भेंट देते हैं जी। और ये कहते हैं कि इस छोटे सी नन्ही सी जान के साथ इस पौधे को अपने घर में लगाएं, अपने आंगन में लगाएं और उसका भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप अपने बच्चे का रख रहे हैं। तो बच्चा भी खुश होगा उस पेड़ को बढ़ते हुए देखकर, और कहीं ना कहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं वातावरण की, पर्यावरण की, तो उसमें भी अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान हो जाता है। तो ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव करते हैं तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, अच्छे काम की सराहना, अच्छे काम की प्रशंसा सब कोई करता है जी। हर किसी को अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। अगर आप आज तक, अभी तक हम लोगों ने कुछ 200-500 पेड़ बांट दिए हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने भी कुछ समय से स्टार्ट किया है, जब से हमें ये पर्यावरण संरक्षण और बेस्ट हाइजीन के लिए बेस्ट हॉस्पिटल का प्राइज़ मिला जी। उसके बाद से ये हुआ कि इस प्राइज़, जो हमें प्राइज़ तो मिल गया, तो हम भी तो कुछ सोसाइटी के लिए करें, उस सोच से ये हम लोगों ने इस काम को चालू किया जी। जब से ये प्राइज़ हम लोग ये नन्ही छाँव का पेड़ देते हैं लोगों को, आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कह दिया हो कि ये मैं नहीं लूँगा या ये मैं नहीं लगा सकता या यार ये क्या यार पेड़ वेड़ बांट के यार कहाँ मट्टी वट्टी क्या दे रहे हो, तो क्या करेंगे भाई आप रख लो। एक भी इंसान, एक भी माँ, एक भी पेरेंट ऐसा नहीं हुआ। इतने प्यार से लोग उस पेड़ को लेके जाते हैं और जिनके ट्विन मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं उन्हें हम 2 पेड़ देते हैं। अच्छा। तो दोनों पेड़ लेके जाते हैं और बड़े गर्व से बच्चे, पेड़ और वो माता पिता सब अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। वाह। और उसका एक फ़ोटो सेशन किया जाता है। अच्छा। और वो फ़ोटो मांगते हैं खुद अपने मोबाइल, सबके पास अब मोबाइल है, सब अपने मोबाइलों से उसको फ़ोटो को लेंगे और इतने प्यार से अपनी गाड़ी में या जिससे भी वो जा रहे हैं और उसमें अमृता हॉस्पिटल रैप्ड रहता है और रिस्पॉन्स में हमेशा बताएंगे साहब बढ़िया जगह पे उसको खोद के लगाया है, उसमें पानी डालते हैं और इस बच्चे को हम लोग शिक्षित करेंगे कि कैसे पेड़ों की सुरक्षा की जाए, पेड़ों के प्रति अपना प्रेम डेवलप किया जाए। क्यों? क्योंकि ये पेड़ हैं जो हमारे लिए सांस देते हैं। बिल्कुल। और इस पर्यावरण को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, और वो दिन दूर नहीं है जब कोई एक युवक आपके पास एक टोकरी भरकर आंवले ले आएगा और बोलेगा डॉक्टर साहब ये आपने दिया हुआ पेड़ था जिस पर आज इतने फल आए हैं और वो मैं आपको भेंट देने के लिए लाया हूँ। या शायद आम ले आए, जिस तरह के भी पेड़ आप देते हैं उसमें लगने वाले फल या फूल लेकर आपके पास ज़रूर एक दिन वो आएगा और कहेगा कि ये आपने दिया हुआ पेड़ है और ये मैं वही बच्चा हूँ जो आज इतना बड़ा हो गया हूँ। तो ठीक है नीरजा जी, मैं इस बात को याद रखूँगा जी। और वो फल या फूल मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा जब भी वो आएगा आपको भेजूँगा ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि एक बहुत अच्छी पहल के परिणाम क्या होते हैं ये हम तक पहुँचेंगे। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि अपने तरीके से जो भी आपको संभव है ऐसी कोई एक अच्छी पहल ज़रूर करें। सोचें, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, तो डॉक्टर साहब से सीख जाइए, क्योंकि पेड़ तो दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो ज़रूर जहाँ कहीं जाएं एक पेड़ ले जाएं, उस पेड़ को लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसको बड़ा होते देखें और आनंद लें उसका। तो आपको धन्यवाद कहती हूँ इस बातचीत के लिए। फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार। थैंक यू।